हेलो एवरीवन। आप लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो में जो हिंदी का चैप्टर है आपका कृतिका का सेकंड, इसका चैप्टर सेकंड जॉर्ज पंचम की नाक, इसकी फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से रानी एलिजाबेथ के आगमन के लिए भारत में तैयारियां चल रही थीं और जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई थी और उसको सुधरवाने के लिए उस मूर्ति पर नाक लगवाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे जो लोग थे उसके लिए प्रयासरत थे और वह सोच रहे थे यदि रानी आएगी तो देखेगी कि यहाँ इस जॉर्ज पंचम की जो ये मूर्ति है इसमें नाक नहीं है तो हमारी कहना चाहिए बेइज्जती होगी। तो इसलिए बहुत प्रयास कर रहे थे। तो उस प्रयास में देखिए कहाँ तक पहुँच गए थे, हम देखते हैं। और रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। तो ये सोच विचार कर रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खर्चे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो देखिए क्या करता है मूर्तिकार, तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे, यानी बहुत परेशान थे। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया जाए। तो कुछ हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। फिर क्या होता है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज, जो कहना चाहिए फाइलें खोली गईं, पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे ही हो वह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी जिम्मेदारी आप पर है। अब क्या होता है देखिए आप, मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, यानी जिस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी है। ज़रूरत हो खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा कहा गया। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो गए वो लोग, मेहनत करनी पड़ती है। तो मूर्तिकार हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी था।
जिस पत्थर से मूर्ति बनी हुई थी। विदेश मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद किए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लॉट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ से देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, का कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी अब क्या होता है, जो सरदार पटेल, वल्लभ विठल भाई पटेल और महादेव देसाई जी की मूर्ति को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस तथा राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जो की ओर बिहार तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मध्य प्रदेश जो मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा। मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा हुआ। पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया। सब मूर्तियों देख आया। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक के सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और चिल्लाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार से सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित, शायद बच्चों की नाक ही बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंच गया। तो उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लौट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हो गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ
ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक सुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लौट के नाक लग गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाज निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिस नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हुए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन पर हालत में नाक लग जानी चाहिए। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई। यह यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यह अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक मूर्ति के लिए इतने परेशान थे हमारे देशवासी, जो कि सामान्य मूर्ति थी और अपनी कहना चाहिए धाक बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए उन्होंने इतने सारे प्रयास किए। तो यह एक व्यंग्य कहानी है। इसे आप पढ़ें और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें और हमें सेंड करें। धन्यवाद।